हमारे समक्ष उपस्थित हैं सविता सिन्हा जी और पार्षद राजीव कुमार जी। मैं इन दोनों से कुछ वार्तालाप करूंगा, इनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की मदद की हैं। मैं उन दोनों से आज जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं पहले न्यूज़ 24 जो आज हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको दे रही हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने वार्ड में मैं लगभग 2007 से परिपूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जहाँ कभी अंग्रेज़ के ज़माने से कभी वहाँ रोड नाला पीसीसी का निर्माण कार्य नहीं हुआ था, वहाँ भी हमने शिवपुरी उड़ान टोला गाँव में मैंने किया। अभी हमारे वार्ड में चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी रघुनाथ टोला में पानी की बहुत जर्जर स्थिति हो रही है, जो कि पूर्व 50 वर्ष पूर्व से ही पानी का पाइपलाइन का विस्तार किया था, जिससे सारे लोगों की पानी की समस्या थी। यहाँ तक कि हमारी बस्ती में पानी की बहुत समस्या थी, लेकिन कुछ ऐसा मुख्यमंत्री द्वारा कार्य लाकर नल जल योजना के तहत हमने पहले चितकोहरा बस्ती में पाइपलाइन का विस्तार किया और 1 करोड़ 5 लाख का एक छोर दो को मैंने अपने वार्ड में एक बोरिंग करा चुका हूं। एक बोरिंग में भी हमारा काम लगा हुआ है, जिससे हमारा पूरा एरिया में पाइपलाइन का विस्तार करने का कार्य कर रहे हूं। इतना ही नहीं, आज रघुनाथ टोला में ऐसी स्थिति थी पानी के लिए कि लोग हाहाकार एवं त्राहिमाम लोग थे, तो हमने एक एक घर में पानी के कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। पाइपलाइन का विस्तार भी हो रही है और इससे हमको पूर्ण रूप से लगता है कि अब हमारी समस्या दूर हो जाएगी। क्या मैडम आप सर के बात से सहमत हैं? बिल्कुल। हम मतलब सर जो भी बात बोले हैं, मतलब 2007 से सर, ठीक है, तो सर जो काम किए हैं, आप दोनों की सहयोग मतलब रही है पब्लिक के, मतलब आप लोग जो कार्य किए हैं, आपके कार्य से क्या पब्लिक संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि 2007 से तो मेरी सासू माँ थी, सास मेरी थी, पर इनका सहयोग 2007 से लगातार रहा है और 2011 से तो मैं खुद हूँ और मैं खुद मिलकर इनका सहयोग करती हूँ विकास कार्य में। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सर कोरोना काल चल रहा है, आप सर अपने कोरोना काल में अपने सर क्षेत्र और अपने लोगों के लिए सर क्या क्या किए हैं? मैं कोरोना क्षेत्र में तो ज़्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि जितना हमसे बना, हम और हमारे वार्ड पार्षद जो हैं वो अपने क्षेत्र में लगभग घर घर घूम कर उनकी समस्या जानने की कोशिश की और जो बना, आटा चावल आलू नमक जो हमसे बना, मैं उनके घर घर प्रोवाइड करने की कोशिश की। क्योंकि मैं इतना बड़ा पद पे नहीं हूं कि मैं उन लोगों को इतना ज़्यादा एथी कर सकता हूं, लेकिन जो हमसे बना वो मैं पूरा क्षेत्र के लिए, हर जनता के लिए करने की कोशिश किया और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन लोगों को ज़रूर करूंगा। मैडम ये जो सरकारी जो फंड आया था जैसे राशन के लिए, तो क्या आप लोग के पास वो नहीं आया? मतलब जो भी आप लोग कोरोना काल में जो गरीब स्तर के जो लोग हैं, आप लोग जो मदद की हैं, वो क्या अपने फंड से किए हैं? जी हम लोग अपने निजी फंड से किए, उसके लिए हम लोग को कुछ भी सरकार से नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। मतलब सरकार से जो ही फंड आया आखिर गया कहाँ? अब ये तो अब हम लोग से ऊपर वाले लोग जाने, क्योंकि हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। इस जो भी किए हैं हम लोग अपने निजी फंड से ही किए हैं। सर आपकी क्या राय है सर? मैं यही कहूँगा कि ये मैडम वार्ड संख्या 12 के वार्ड पार्षद साहिबा हैं और पूरे नगर निगम के वार्ड पार्षद लोगों को भी कम से कम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग सभी लोग गुहार भी लगाने की कोशिश की, परंतु कोई भी वार्ड पार्षद को किसी प्रकार के कोरोना के एवज में किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला जिससे वो जनता के बीच बांट सके या जनता तक पहुंचा सके। लेकिन जो भी वार्ड पार्षद, ये मैं वार्ड पार्षद 12 की नहीं बात कर रही हूँ, पूरा 75 वार्ड में सब पार्षद अपने ही निजी फंड से जनता लोगों के बीच पहुँचाने का काम किया है। इतना ही नहीं, जो भी अगर फॉर्मिंग वगैरह भी कराना होता है या ब्लीचिंग वगैरह कराना होता है या सेटेनाइजर वगैरह कराना होता है, वो तो नगर निगम परिपूर्ण किया, जिसमें हम लोग का पूर्ण रूप से
सहयोग था। हमारा जितना भी मजदूर लेबर जो भी लोग थे सब परिपूर्ण दिन रात सेवा किए इस चीज़ के लिए, और मैं सभी लोग का मैं धन्यवाद दूंगा। सरकार से अगर हम लोग को मदद मिलती तो हम लोग और बेहतर कर सकते थे और लोगों को मदद कर सकते थे, लेकिन जितना हम लोग से बन पड़ा उतना हम लोग किए। मैडम आपसे मैडम तीसरा क्वेश्चन ये है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, शिक्षा या फिर आबादी? मानिए तो इसका मुख्य कारण तो शिक्षा का ही है, क्योंकि आबादी ही मुख्य कारण है इसका, क्योंकि ज़्यादा आबादी रहने से काम की कमी हो जाती है। और इस वजह से सर आपकी क्या राय है सर? मैं यही राय दूंगा कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सभी लोग अपने स्तर से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं अच्छा शिक्षा संस्कार देने की कोशिश करते हैं, परंतु सरकार कभी ये पूरा क्षेत्र में, पूरा पटना या बिहार में किसी प्रकार की कोई ऐसा प्रोडक्ट या फैक्ट्री या किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है जिससे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं। अभी कोरोना काल में सारे लोग बिहार के वासी लोग जो दिल्ली बाहर में जो बसे हुए थे, आज ग्रसित होकर अपने बिहार में इसलिए लौट कर आए कि चलो अपना कम से कम खेती बाड़ी कुछ भी कर अपना बाल बच्चा का पेट पालन पोषण करेंगे, अपना परिवार का दायित्व पूरा करेंगे। परंतु हमारे बिहार में किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होने के कारण आज ये बेरोजगार की समस्या आ गई है सर। तो मैं नम्र निवेदन अपने सरकार माननीय नीतीश कुमार जी से, अब तो आचार संहिता लग गया, अब तो उनकी बारी है, अभी तो चुनाव का प्रकलन चल रहा है, किसी की भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की, राष्ट्रीय जनता दल की या जदयू का या किसी का महागठबंधन का किसी का भी बने, तो मैं यही सबसे पहले प्राथमिकता अपने सरकार से चाहूँगा कि कम से कम पहले किसी पर अपने ही क्षेत्र में कहीं भी बिहार के कोना में कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया ऐसा दे ताकि जो गरीब मजदूर वगैरह जो भी लोग हों वो बेरोजगार ना रहे, कुछ अपना रोजगार करके अपना बाल बच्चों का पेट का पालन पोषण कर सके। सर मेरा आपसे पूछना यह है कि अभी बिहार में सर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, उस पे माननीय नीतीश कुमार जिनकी एनडीए की सरकार है अभी प्रेजेंट में, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उसको खुलवा कर जो बिहार के लोग जो प्लान करके जो बाहर जा रहे हैं उनको सर वो अगर ओपन कर दे, उसका व्यवस्था दुरुस्त कर दे, तो मतलब बिहार में बेरोजगारी कुछ हद तक कम हो सकती है, बट उस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी? इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, ज़्यादा तो इस विषय में हमको उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानने की कोशिश किया भी और करता भी, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बिहार सरकार को हमेशा ये फंड दिए, वो फंड दिए, वो करोड़ आया, इतना करोड़ आया, इतना आ रहा है। लेकिन मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो हमारे शुगर मिल, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया जो बंद पड़े हैं, अगर उस चीज़ में अगर वो पैसा की लागत लगाई जाए तो हम समझते हैं कि जो रोज़गार करने बाहर बिहार से बाहर लोग जाते हैं वो ना जाकर अपने ही बिहार में अपने परिवार के साथ कुछ कार्य कर अपना बच्चों का पेट पालन पोषण कर सकते हैं। मैडम मेरा तीसरा क्वेश्चन मैडम आपसे है कि ये जो 2020 में जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें 5 प्रत्याशी हैं, 5 नहीं अब 4 ही हो गए हैं। पहले जो हैं माननीय नीतीश कुमार जी, दूसरे नंबर पे हैं आपको तेजस्वी यादव, तीसरे नंबर पे आपको पुष्पम प्रिया चौधरी और चौथे नंबर पे पप्पू यादव। आप इसमें से किसका चेहरा देखना चाहती हैं जो बिहार के लिए कुछ करे, कुछ कर गुजरने की उनमें क्षमता हो, जो बिहार के जो अर्थव्यवस्था है, विधि व्यवस्था, उसको बदल दे? इस पर आपका मैडम क्या है? माननीय नीतीश कुमार को तो हम लोग देख ही रहे हैं, जो विकास हमारा हो रहा है, तो हम लोग तो उन्हीं को फिर से देखना चाहेंगे। क्यों मैडम, आप उन्हीं को क्यों देखना चाहिएगा? क्योंकि वो मतलब सारी पब्लिक जानती है, सारी दुनिया जो बिहार के हैं, बिहार में जो रहने वाले जो बिहारवासी हैं, वो लोग कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी ने केवल 5 साल तक काम किया है, 10 साल तक वो बैठकर कुर्सी का गलत उपयोग किए हैं, पब्लिक के आंख में धूल झोंके हैं। आप उन्हीं को आप क्यों वोट दीजिएगा? ज़रूरी नहीं है कि मतलब उनको फिर से मतलब मौका मिलता है, हर किसी को मौका मिलता है तो वो लोग ये करना चाहते हैं।
मैडम जैसे आप कह रहे हैं कि उनको मौका, मैडम उनको सरकार 15 साल चलाने का राजगद्दी पर बैठकर किया, अब कितना मौका मिलना चाहिए? मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि ये मतलब बिहार में मतलब ये होगा कि अंधेरी नगरी बनाना आपको, मतलब जंगल राज बनाना है? जैसे अभी मैंने कुछ लोगों से पूछा था कि माननीय नीतीश कुमार जी रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो एक विधायक ने बोला था कि नहीं दे तो रहे हैं, बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी दूर कर रहे हैं। मानिए जैसे मान लीजिए चरस बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, शराब बिक रहा है, ये भी रोजगार है। मगर ये किस तरह का रोजगार है कि मतलब पब्लिक काम करते हुए भी मतलब गैर कानूनी काम करके वो रोजगार, इस पे मैडम का क्या राय है? नहीं, ये तो गलत है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो इस पे रोक भी लगाया, पर लोग मानते नहीं हैं कि इस गलत तरीके से करते हैं काम को। तो अगर सरकार इस पे रोक लगाएगी मैडम, तो जाहिर सी बात है इस पे तो पालन होना चाहिए। आप मतलब जो पहले रोक लगा हुआ था, ठीक आज भी रोक लगा हुआ है, मगर अब क्या है कि हर गली हर चौराहे हर मोहल्ले में आपको होम डिलीवरी होता है। इस पे मैडम का क्या राय है? सरकार इस पे कार्रवाई मतलब जब ये इस पे जब किया गया है तो उसका उल्लंघन पब्लिक क्यों कर रही है? नहीं, इस पे तो कार्रवाई होना चाहिए, बहुत कड़ाई से होना चाहिए कार्रवाई, पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं इस पे? सर आपका इस पर क्या विचार? मैं पहले ये बात बोलूँगा कि जो विकास करेगा, आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि आज से 5 साल पहले, आज 5 साल से पूर्व में जो नीतीश कुमार जी ने विकास का कार्य किया वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन 5 साल के बाद पता नहीं किस राजनीति के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपने ये सारे समाज से आज विद्रोह उनका हो रहा है। एक तरफ कहते हैं कि शराबबंदी, दूसरी तरफ मैं ज़्यादा दूर क्या हूँ, मैं अपने ही बात की बात करता हूँ, ज़्यादा मैं बिहार के बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ उतना ही मैं बता पाऊँगा। आज हर घर में लगभग जो मजदूर तत्व के लोग हैं, जो आज के डेट में अच्छा बिजनेस भी करते हैं, उसके भी हम एक ही चीज़ को देख रहे हैं कि उनके घर में शराब के व्यवसाय होते हैं। हर गली हर चौक चौराहे पर छोटे छोटे जो मजदूर का जो काम करते थे वो छोड़कर शराब पीने भी लगे, बेचने भी लगे। प्रशासन तो उन्हें पकड़ती है, जेल भेजती है। प्रशासन का और क्या कार्य है कि भाई वहाँ बिक रहा है उनको पकड़ कर अंदर किया जाए, फिर कोर्ट उन्हें आदेश देती है, वो छूट जाते हैं। लेकिन इसमें पूर्णतः कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने पूरा बिहार को पूरा सील करते हैं और इस चीज़ पर ज़्यादा अगर प्रशासनिक तौर पर अगर केयर करते हैं तो रियली में बिहार में शराबबंदी हो जाएगी और फिर नीतीश कुमार फिर उसी तरह से अव्वल हो जाएंगे। आज कोई भी विभाग हो, आज इस तरह से दावेदारी होती है, यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई हो जाते हैं। अफसर सारी इस तरह से हुआ है कि एक चपरासी भी अगर किसी अफसर से एक फाइल के लिए जाए तो उसको 10 घंटा खड़ा रहना पड़ता है, फिर भी उसको फाइल नहीं मिलती। और इस तरह से व्यवहार किया जाता है कि पूछिए मत। हम अपने नगर निगम क्यों ही लेते हैं, अगर कोई भी योजना का अगर मेरा एक फाइल अगर कहीं भी योजना के लिए अगर चले जाते हैं अपने से ऊपर में, तो उस फाइल को निकालने के लिए उस कर्मचारी के पास कम से कम 10 दिन जाना पड़ता है, तब वो फाइल निकलता है। एक प्रकाशन स्वीकृति के लिए, एक योजना के लिए कम से कम 10 टेबल पर घूमना पड़ता है और उसके बाद उसका गोरधरी कीजिए, कुछ उसका मतलब पहले जब तक अच्छा से मैनेज नहीं कर लिए तब तक प्रकाशन स्वीकृति नहीं मिलती है। ये हमारे नगर निगम की मैं बात बता रहा हूँ, मैं बिहार सरकार की बात नहीं बता रहा हूँ। जनता पानी में चल रहा है, बहुत समस्या से घिरित है, रोड ग्रसित है। पार्षद उन्हें अनुशंसा करती है कि भाई ये नाला ये रोड होना चाहिए। इसके लिए हम लोग नगर आयुक्त कार्यपालक अभियंता को लिखित रूप से देते हैं कि भाई इसे कार्यता सिद्ध किया जाए। एस्टिमेट बनता है, एस्टिमेट बनने के बाद प्रकाशन स्वीकृति के लिए जाती है, लेकिन वो फाइल अगर आज 2019 का हो तो 21 में निकल कर आती है, तब प्रकाशन स्वीकृति मिले। तब तक हर 2 साल में हर सामग्री का रेट बढ़ा जाता है, जिससे संवेदक भी काम करने में असक्षम हो जाते हैं। बहुत ऐसा होता है कि टेंडर हो गया, प्रकाशन स्वीकृति नहीं रहने के कारण उसका काम खोल्स हो जाता है। बहुत ऐसा है कि जो लोग काम कर चुके हैं उसको भुगतान के लिए 4 बार दौड़ना पड़ रहा है। आज 7 नीचे मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जो भी बिल हम लोग को दिया हुआ है, जो भी हमारे वार्ड में जो संवेदक बिल दिए या कोई भी वार्ड का बिल गया हो, हमें नहीं लगती उसकी परिपूर्ण अभी तक उसका भुगतान हुआ है।
वो ठेकेदार रोज़ माथा पची रोज़ जाते हैं कि आज पैसा मिलेगा, कल पैसा मिलेगा। जब हम लोग पार्षद होकर बोलते हैं इस गली में काम लगाओ जी, यहाँ जनता का बहुत ज़्यादा क्रसित है, तो डिवीज़न में पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से काम करेंगे। सर का कहना है कि जो भी पैसा या फंड मिलता है वो केवल कागजी कार्रवाई होता है, कागजी कार्रवाई पे ही सारा चीज़ वो ख़त्म हो जाता है, मतलब आप लोग के पास एक भी रुपये का फंड नहीं आता। ये सर आपका कहना है? बिल्कुल, बस मैं आपका कहना बिल्कुल सही है, ये सत्य है कि कागज कार्रवाई होती है। मैं तो हम परिपूर्ण करूँगा कि अगर भविष्य में कभी भी अगर वार्ड पार्षद की अगर हमारी नौबत आई बनने की, तो मैं सबसे पहले सबकी जांच होती है, एक बार नगर निगम की भी जांच करा लिया जाए, ताकि जो भी योजना दे सही समय पर हो, जो भी कार्य नगर निगम से निकले वो भी सही समय से हो, ताकि संवेदक को भी लगे कि हमारे ऊपर भी जांच बैठने की है। उससे क्या होता है कि कोई भी मूल्य अगर किसी चीज़ की लगती है तो संपूर्ण पूर्वक काम होता है, किसी चीज़ में कटौती न करके वो अच्छा से काम भी होता है, जिसके रोड नाला जो भी सामग्री है वो सब क्षतिपूर्ण ना हो। सर मेरा आपसे सर 5वां क्वेश्चन सर ये है कि आपके एरिया में कितने आधार कार्ड के फॉर्म भर गए हैं और कितने आपके आधार कार्ड वापस आए हैं जो पब्लिक में आप डिस्ट्रीब्यूट किए, इस पर आपका सर क्या विचार? देखिए, आधार कार्ड नहीं राशन कार्ड के बारे में बता सकता है सर। आधार कार्ड के भी मैं आपको एक बार आपको उल्लेख कर देता हूं कि मैं पूरा पटना की तो बात नहीं करती, लेकिन जिस दिन जब आधार कार्ड जब स्टार्ट हुआ था हमारे वार्ड क्षेत्रीय में, तो मैं अपने ही वार्ड में 1,07,000 का आधार कार्ड सब लोगों को खिंचवा कर पोस्ट ऑफिस द्वारा उन लोग को जो भी कार्ड बनकर मैं उन्हें दिया। और राशन कार्ड की बात रही तो मैं पूर्व से हमारे वार्ड में 2,500 कार्ड मैं पहले ही बनवा चुका हूं। और इधर कोरोना काल में 1063 2000 से 2200 कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था नगर निगम के तहत, जो कि किसी जनरेट नहीं होने के कारण मात्र 1063 कार्ड, जहाँ तक हमारी जानकारी है 1063 कार्ड हमें प्राप्त हुए, जो कि हमारे थ्रू नहीं बल्कि हमारे नगर निगम के इंस्पेक्टर के मार्फत कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जो कि अभी भी उन्हें 1063 कार्ड नहीं मिला। अभी वो 700 लगभग राशन कार्ड बांट चुके हैं, अभी भी 250 से 300 कार्ड हमारे नगर निगम में बनकर नहीं आया है, जिसके वजह से वो जनता को देने में असमर्थ है। सर मेरा साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आरक्षण सर किनको मिलना चाहिए, इस पर सर आपका क्या विचार है? हम इस बात में ये बोलेंगे कि आरक्षण के बारे में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि सभी लोग अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित जाति सब जाति को मिलते हैं, तो फिर आरक्षण जो 10% सरकार अगर स्वर्ण लोगों को दी है तो उनको क्यों नहीं मिलती? हमने कोरोना काल में भी एक चीज़ देखा था कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी स्थिति खराब होती है तो चलो वो गरीब है उसको मदद करना चाहिए, लेकिन जो बीच स्तर का हो, जो वो किसी के लाज ख्याल से मांगता भी नहीं हो, उसका दुख तकलीफ कोरोना में कोई नहीं देखा गया। उसी तरह जस्ट लाइक ये आरक्षण जो स्वर्ण लोग के हैं वो तो बेचारा ना बोलते हैं, ना कहते हैं, ना सुनते हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रयत्न करूंगा, ये भी मैं आशा करूंगा कि स्वर्ण लोग को भी जो 10% दिया गया है, समझे कि नहीं, उसको 10% मिलना चाहिए और हर जाति से संबंधित सभी को कुछ ना कुछ होना चाहिए। 10% की बात नहीं है, 10% की बात नहीं है। आरक्षण को या तो समाप्त ही कर दिया जाए या फिर अगर मिलता है तो जातीयता के आधार पर ना होकर वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए। जैसे मैडम आपका कहना उचित है, जैसे जो अभी जो आरक्षण है अभी को जीतन राम मांझी, उदय मांझी, चिराग पासवान और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको आरक्षण मिलता है, उनको आरक्षण की क्या ज़रूरत है? नहीं, वही तो बोला जा रहा है कि वो लोग क्योंकि जातीयता तौर पे वो लोग कमज़ोर है, लेकिन मतलब बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, तो ऐसा थोड़े ना है कि जो मतलब जो जनरल कास्ट के लोग हैं वो गरीब नहीं हो सकते हैं। आरक्षण का मतलब हुआ कि गरीब लोगों का सहायता होना उसमें, या पढ़ाई से रिलेटेड हो, या जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं वो पढ़ने में भी तेज़ होते हैं, फिर भी उनका जो होता है कि उनको आरक्षण नहीं मिलने के कारण वो अच्छा नंबर लाने के बावजूद वो बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। लेकिन जो बैकवर्ड कास्ट के लोग होते हैं उनका कम नंबर में भी उन लोगों का रिजल्ट हो जाता है और अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हो जाते हैं, फिर भी उनको आरक्षण ही मिलता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जातीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए आरक्षण, सभी के लिए बराबर होना चाहिए।
मैडम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यह है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो गरीब स्तर के लोग हैं, अति पिछड़े एसटी एससी, अगर उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाएगी। मैडम मेरा आपसे पूछना यह है कि मरने के बाद ही सरकारी नौकरी एसटी एससी को मुहैया क्यों कराई जा रही, जीते जी क्यों नहीं कराई? इस पे मैडम आपका क्या राय है? सर आपका इस पे क्या राय है सर? आप जो क्वेश्चन किए, हमको नहीं लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का स्तूप का उल्लेख किया जाए। जीते जी जो मेहनत करता है, जो पढ़ता लिखता है, अपना बाल बच्चा का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई के लिए अपना सारा चीज़ रख देता है कि चलो मेरा बाल बच्चा पढ़कर वो आज अच्छा नौकरी में जाए। आज सरकार का ये सुनकर बहुत आश्चर्य लग रहा है कि उसके मरने के बाद उनके परिवार में नौकरी लगेगी। मैं इसका विरोध करता हूँ। इससे सर क्या होगा कि सर आपको एक जहानाबाद की सर आपको वाकया बताते हैं कि जहानाबाद में जैसे मान लीजिए आप मेरे बड़े भाई हो गए, आपका उम्र हो गया 55 साल, अभी सर मेरा उम्र है आपको सर 28 साल। तो क्या किया कि अपने मतलब पिताजी उसके थे तो उनको मर्डर मार दिया, जान से, चाकू से घोंप कर, जैसे भी हो वो मार दिया। तो इससे सर आपको क्या लगता है कि सर क्राइम रेट बिहार का बढ़ेगा या घटेगा? सर अराजकता सर बढ़ेगी या घटेगी सर? जब तक सरकार स्ट्रिक्ट नहीं होगी, प्रशासन पर लगाम नहीं लगाएगी, तो हमें लगता है कि इसी तरह से कहीं ना कहीं, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो क्राइम बढ़ता ही रहेगा। सबसे पहले वो प्रशासनिक टाइट करे, खुद अपना टाइट रहे, तो हम समझते हैं कि कभी दोबारा क्राइम होने की संभावना नहीं है। और हमारे पूरा समाज को भी एक्टिव होना पड़ेगा कि हम जान रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का हो, तो हम पहले से ही स्ट्रिक्ट रहना पसंद करेंगे। अगर सर हमारे देश के राजा ही, हमारे बिहार के राजा ही माननीय नीतीश कुमार जिनकी एनडीए की सरकार है, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो हमारी सर प्रजा क्या करेगी? इस पर सर आपका क्या राय है? प्रजा क्या करी तो खैर जब वो दे रहे हैं तो आप सोचने वाली बात है कि जनता उन पर इस मामले में किसी प्रकार से आशा भी नहीं कर पाएगी और ना ही वो उन पर आशा करे। सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे यह है मेरा कि माननीय नीतीश कुमार जी या जितने भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, चाहे नेता हो, विधायक हो, वार्ड पार्षद हो, मुखिया हो या मंत्री हो, इन लोगों का बहुत बड़ा हथियार है कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, बिहार में गरीबी मिट रही है या सर फिर गरीबों को मिटाया जाएगा? नहीं सर, इसमें हम तो यही कहेंगे कि न गरीबी मिटी है और न गरीबी को मिटाया जा सकता है। रही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या यहाँ के विधायक जी हुए या वार्ड पार्षद, मुखिया, जो निचले स्तर से जो काम करते हैं, वो हमेशा जो पैदल चलते हैं, जो गरीबी देखी है, वो कभी भी गरीब को मिटाना नहीं चाहेगा। लेकिन ऊपरी स्तर के लोग वो कभी गरीब को देखते ही नहीं है, झांकते भी नहीं है। हमारे वार्ड में स्लम एरिया है, अंबेडकर चौक, हमारे एरिया में कपड़िया मोहल्ला है, तो आज तक चाहे वो विधायक हो, एमपी हो, सारे लोग आते हैं सिर्फ चुनाव के टर्म में, 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन आज तक उनके यहाँ झांकी मारने नहीं जाते हैं। हम लोग वार्ड पार्षद हैं, हम लोग उनके घर में उनकी समस्याओं को देखते हैं। जो आज भी मुझे याद है कि अंबेडकर चौक में जितना भी स्लम एरिया में बसे हुए हैं, जांग भर पानी रहता था और मैं खुद उस जांग भर पानी में जाकर उनकी समस्या को बहुत नज़दीक से देखा हूँ। आज वहाँ पर पूरा नाला, रोड फर्स्ट क्लास बना हुआ है, सभी लोग की समस्या वहाँ के दूर हो गए, सभी लोगों को वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, प्लस जो भी समस्या होती है मैं तुरंत इमीडिएट करा होता हूँ। आज सारे चीज़ की व्यवस्था है, इसलिए गरीबी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री से या हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही हमेशा कहूँगा कि गरीबी को हटाइए मत, गरीबी से लगाव रखिए, तभी आगे देश का विकास होगा। मैडम आपका क्या राय है? गरीबी मिट रही है या फिर गरीबों को मिटाया जा रहा है? नहीं सर, प्रयास तो हो रहा है गरीबी ही मिटाने का, लेकिन सरकार किस पे राय है? लगता है जैसे गरीबों को मिटा रहे हैं। अब इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अभी आपने सुना कि सर के जो भी कार्य हैं, नल जल योजना, सड़क, राशन कार्ड, लाइट, मतलब ये अपने एरिया में हर वो चीज़ व्यवस्थित ढंग से किए हैं। इनके कार्य से पब्लिक संतुष्ट है। जहाँ तक की बात है सरकार की,
तो सरकार जो है ये झूठा दिलासा देने में, पब्लिक के आंख में धूल झोंकने के लिए एनी टाइम तत्पर रहती है। जैसे माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, एनडीए की जो सरकार है, ये कहते हैं कि मैंने विकास किया, मगर क्या विकास किया 5 साल तो दिखा, 10 साल में क्या विकास किया वो सारी पब्लिक जानती है कि किस प्रकार का विकास किया। मैं यही पब्लिक से अनुरोध करता हूँ कि इस बार जिसकी भी सरकार बने वैसे इंसान को चुनिए जो बिहार के लिए कुछ करने की उनमें जज्बा हो, जो कुछ करने की उनमें क्षमता हो, जो बिहार का नक्शा बदले, उनको आप चुनिए। सर, जनता की आवाज़ में बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद।